नमस्कार, कैसे आप सभी। आप सभी ने नीट एक्सप्रेस में लेक्चर 11 तक पढ़ लिया था। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा लेक्चर 12 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये है आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10। तो ये छोटा चैप्टर है और इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कौन से जीवाणु, कवक, ये सभी हैं जो मानव के लिए यूजफुल हैं। जैसे कि आप अपने घर में दही खाते हो तो दही भी बनाने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जो दूध में पनपता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस इसका नाम है। तो यहाँ पर आपको बताया जाएंगे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं। आपने ये तो पढ़ा है कि बहुत सारे जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारे रोग उत्पन्न करने वाले हैं। टाइफाइड हो गया, ये भी रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु के बारे में पढ़ें जिससे रोग उत्पन्न होता है, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे जीवाणु भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, जिनसे हम एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, एसिड वगैरह प्राप्त करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। खासकर यहाँ से चैप्टर सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक से पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, कौन से कवक से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, कौन से कवक से एंटीबायोटिक बनता है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी वाहित मल उपचार, उससे कुछ क्वेश्चंस आपके नीट में उठते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु, कवक, यानी एक कोशिकीय जो जीव हैं वे सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। मृदा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। वायु में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया आपके सांस के द्वारा भी अंदर जा सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे हम लाभकारी बैक्टीरिया भी कहते हैं। और प्राणियों तथा पादपों में भी पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव ना हो वहां पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक, यानी तापीय चिमनी, थर्मल वेंट, जहां 100 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ा हुआ होता है। मृदा में गहराई तक बर्फ के परतों की कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको बताया गया है ना क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 में। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं, जहां जीवन संभव ही ना हो। 3 कैटेगरी बताए थे, थर्मो एसिडोफिल्स और हैलोफिल्स और मिथाइनोजेंस। थर्मो एसिडोफिल्स कौन होते हैं? वे जो बहुत गर्म स्थान पर पाए जाते हैं, गर्म झरनों में, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पाया जाता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। हैलोफिल्स यानी अति लवणीय स्थान पर, जहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो, लवण की मात्रा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हें हम हैलोफिल्स कहते हैं। मिथाइनोजेंस जो दलदलीय स्थानों पर पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, मिथाइनोजेंस कहलाते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको दिए गए, यहीं से क्वेश्चन पूछे भी गए थे, आपने देखा भी था नीट में। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ बातें और बता दी गई हैं। हालांकि यहाँ पर कोई विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन पूछा कहाँ से जाएगा? जो आपको पहले बताया हूँ, 3 कैटेगरी है, थर्मो एसिडोफिल्स, हैलोफिल्स और मिथाइनोजेंस के बारे में। अब उसके बाद देखिए, सूक्ष्म जीव विविध रूपांतरित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्म जीव पादपों प्राणियों से होते हैं। विषाणु, वायरस, प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं। इन सभी के बारे में आपको बता दिया गया है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडिया पर उगाया जा सकता है। जैसे कुछ जीवाणु हैं, कुछ क्या, सभी जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं और कवक हैं, इनको हम पोषक माध्यम में लैब में उगा सकते हैं। लैब में हम इन्हें न्यूट्रिटिव मीडियम में उगा सकते हैं। उगाने का मतलब इनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं, इनको हम अध्ययन कर सकते हैं। क्या लेंगे? एक आप ग्लास का वो लीजिए प्लेट, और उसमें न्यूट्रिटिव मीडियम डालिए। न्यूट्रिटिव मीडियम क्या होता है? वो सभी पदार्थ जो उस जीवाणु की वृद्धि के लिए चाहिए होता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और भी जो चीज़ें उसके ग्रोथ के लिए हो वो उसमें होनी चाहिए, जल होनी चाहिए। उसमें हम उस बैक्टीरिया को डालेंगे तो वो बैक्टीरिया अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। तो हम न्यूट्रिटिव मीडियम पर उसे उगा सकते हैं, वृद्धि करा सकते हैं, उसका कॉलोनी रूप में ले सकते हैं, और उन्हें नग्न देखा जा सकता है। फिर उसको हम अध्ययन भी कर सकते हैं। उन सूक्ष्म जीवों का हम लैब में इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडिया पर उगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सत्य और असत्य के कथन में पूछा जा सकता है। क्या जीवाणु, कवक को हम न्यूट्रिटिव मीडियम यानी पोषक मीडिया पर उगा सकते हैं या नहीं? तो उगा सकते हैं। ठीक, दूसरा अगला लाइन देखिए, सूक्ष्मजीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशु तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, आपको पता है, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। उन्हीं लाभकारी जीवों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव किस रूप से उपयोगी हैं? दही बनाने में, तो आपको पता है दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जो दूध के
प्रोटीन को, अब यहाँ पर देखिए दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, बताए हैं आपको चैप्टर नंबर जो आपका 16 आया था, डाइजेशन ऑब्जर्वेशन, पाचन अवशोषण में। दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, दही के नहीं, दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन। तो केसीन होता है आपका दूध का प्रोटीन। दूध के शर्करा को क्या कहते हैं, लैक्टोज। ये सब बातें याद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन है, तभी पूछा भी जाता है। तो दूध का जो प्रोटीन है केसीन, उसको पाचित कर देता है, आंशिक रूप से डाइजेस्ट कर देता है और उसे दही में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देखिए लैक्टोबैसिलस को हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बैक्टीरियाओं का समूह है जिसके अंतर्गत लैक्टोबैसिलस भी आता है। इसीलिए कहते हैं कि दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप सिर्फ यही याद कर लो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तब भी काम चल जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस एक होता है जो सामान्य रूप से दूध को दही में परिवर्तित करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। दूध में वृद्धि करते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल का स्राव करता है, अम्ल का स्राव करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस क्या करता है, अम्ल का स्राव करता है, एसिड का स्राव करता है, जो दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसे दही में परिवर्तित कर देता है। अब हम, आपको पता है घरों में आपने देखा होगा क्या करती हैं मम्मी, क्या करती हैं, दूध को हल्का सा बॉईल करती हैं और उसमें थोड़ा सा दही डाल देती हैं, तो वो जो दूध है 1 लीटर दूध, वो आपका दही बन जाता है। तो वही जो थोड़ा सा दही डाला जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे साइंटिफिक टर्म में इनोकुलम या स्टार्टर कहते हैं। ठीक है, दही की थोड़ी मात्रा जिसे हम निवेश द्रव कहते हैं, अगर दही को थोड़ी सी मात्रा अगर हम शुद्ध दूध में 1 लीटर दूध में डाल देंगे और अगर आप रात भर के लिए वो छोड़ दो दूध, तो वो दूध पूरा 1 लीटर दही में परिवर्तित हो जाता है। तो जो आपने दही थोड़ा सा डाला था वही क्या कहलाता है, निवेश द्रव्य कहलाता है, आरंभक या इनोकुलम या स्टार्टर कहलाता है, के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं। उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं। अगर आप उसको उपयुक्त ताप दोगे तभी वो ग्रोथ करेगा, तभी वो दूध से दही बनेगा। अगर आप ले जाकर उसको फ्रीजर में डाल दोगे दूध को और दही डाल के, तो नहीं ग्रोथ कर पाएगा, वो दूध वैसे वैसे पड़ा रह जाएगा, वो दही में परिवर्तित नहीं होगा। तो दूध को दही में बदलने के लिए क्या चाहिए, उपयुक्त तापमान चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए, उपयुक्त तापमान चाहिए। अगर तापमान उपयुक्त नहीं है तो वो दूध दही में परिवर्तित नहीं होगा। उपयुक्त तापमान वही सामान्य टेम्परेचर जो होता है रूम का 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है और भी बहुत सारे विटामिन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, यानी पोषण संबंधी गुणवत्ता भी सुधर जाती है। दूध से ज़्यादा पोषक किसमें होता है, दही में, क्योंकि दूध में देखिए आपका जो भी कैल्शियम वगैरह है वो दही में भी होंगे, लेकिन दही में देखिए विटामिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दूध को दही में परिवर्तित करने पर दही में किस प्रकार से पोषक गुणवत्ता बढ़ती है। तो पोषक गुणवत्ता कैसे बढ़ती है, उसमें विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे जो पेट है उसमें अन्य जो हानिकारक जीवाणु हो उसकी वृद्धि को भी रोकता है। अब आपने सुना होगा एक दवा जिसका नाम है बीकासूल। तो बीकासूल में आपने देखा ना, बीकासूल कैप्सूल के फॉर्मेट में होता है, छाला निकल जाता है तो कहते हैं यही खाना चाहिए या छाले पे उसको रख लेना चाहिए। तो वो जो बीकासूल होता है आप पढ़ के देखना, उस पर लिखा होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, कई मिलियन स्पोर्स होते हैं। तो वो जब आपके पेट में जाते हैं तो हानिकारक जीवाणुओं को मार देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे पेट में जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उनकी वृद्धि को रोकता है। ये हो गया दूध से दही बनने के संबंध में। अब देखिए डोसा, इडली और ब्रेड बनाने में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि डोसा, इडली इन सबको बनाने के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि मैंने डिटेल वाले में पढ़ाया है, तो आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोसा, इडली, ब्रेड बनाने के लिए दिया गया है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, सैक्रोमाइजेस सेरेविसी। तो ये पहले भी बताएं, ईस्ट का प्रयोग यहाँ पर देखिए, ईस्ट जिसे हम बेकर ईस्ट भी कहते हैं या इसे बेयर ईस्ट भी कहते हैं।
बेयर्स यीस्ट भी कहा जाता है, बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, बेयर्स यीस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग करते हैं ब्रेड बनाने में और शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? एथेनॉल, एथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल घातक होता है, वो एक जहर के समान होता है। तो देखिए डोसा इडली से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि डोसा इडली का जो फूला हुआ पफ होता है, पफ यानी जैसे मोटे गद्दीदार दिखाई देता है ना, उसके अंदर छिद्र छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो पूछा जाता है वो जो छिद्र होता है वो किसके कारण बनता है? तो छिद्र बनता है CO2 गैस के उत्पादन के कारण, क्योंकि डोसा इडली में जब हम कुछ देर के लिए उस आटे को रख देते हैं वैसे, तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन यानी किण्वन के द्वारा वो CO2 का उत्पादन करते हैं, जिससे वो आटा फूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा और इडली के बनाने में किया जाता है, उसमें बैक्टीरिया द्वारा किण्वन किया जाता है। तो किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है, डिटेल स्टडी यहाँ पर नहीं करनी है। फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है जो जीवाणुओं द्वारा होती है, डोसा इडली के आटा को फूलने में मदद करती है। इस आटे की फूली हुई उब्र शक्ल किसकी वजह से होती है? CO2 गैस की वजह से होती है। ये क्वेश्चन आपका नेट में पूछा हुआ है कि डोसा इडली में या जो उसको बनाने वाला जो आटा है उसकी फूली हुई शक्ल किसकी वजह से होती है? तो CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पद CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा उपापचयी पद बताइए? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, किण्वन। ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ब्रेड आटे और मैदा से बनता है, आटे या मैदा से बनता है। जो ब्राउन ब्रेड होता है वो आटे का बनता है, और जो सामान्य ब्रेड हम लोग खाते हैं वो होता है मैदे से बनता है। तो उसको बनाने में भी हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए ईस्ट जीवाणु नहीं है, ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक होता है। ठीक, तो ईस्ट का प्रयोग हम करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में, अल्कोहल बनाने में। सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी इसका नाम होता है, याद कर लीजिए। ईस्ट का पूरा नाम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी। इसका प्रयोग हम ब्रेड में बनाने में करते हैं। आगे देखें, पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित करके तैयार की जाती है, यानी फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार की जाती है। दक्षिण भारत में जो परंपरागत ताड़ी सुने ना, ताड़ी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोगों के यहाँ भी इधर उधर होता है। ताड़ का वृक्ष देखे ना, बड़ा बड़ा सा होता है, उस पर एक आदमी चढ़ के उसमें घड़ा लगा देता है, फोड़ नहीं देता है, उसको फोड़ता है, उसके फल को, उसमें से रस निकलता रहता है एक बूंद, और उस घड़े में उसको इकट्ठा कर लेता है। तो जो ताड़ी होता है उसका प्रयोग करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको पीते हैं। उसका भी जो निर्माण होता है वो जीवाणुओं के द्वारा फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, सोयाबीन, बांस, प्ररो आदि के भोजन तैयार करने में भी किया जाता है। यानी इसका प्रयोग, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम मछली पालन में भी करते हैं, सोयाबीन की खेती में भी करते हैं, बांस की खेती में करते हैं। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। अब देखिए पनीर चीज की बात की गई है, लेकिन पनीर चीज को बनाने वाले जो जीव हैं उनकी बात नहीं की गई है, सिर्फ एक की बात की गई है, रोकफोर्ट चीज की बात की गई है। रोकफोर्ट चीज किससे बनाया जाता है वो आपको बताया जाएगा अब यहाँ पर, और स्विस चीज की बात की गई। तो पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है, इसे तैयार करने में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन, संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों को पहचाने जाते हैं, विशेष सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से आते हैं। ये सब बातें आपको नहीं याद करनी है, अब यहाँ पर याद करनी है कि उदाहरण के लिए जो स्विस चीज है, स्विस चीज किससे बनाया जाता है? तो स्विस चीज में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं, स्विस चीज देखा है? स्विस चीज अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है टॉम एंड जेरी, मैं आज भी देख लेता हूँ अगर टीवी पे दिख गया तो, बहुत बेहतरीन हुआ सीरियल है। अब उसमें क्या होता है, कार्टून है, सीरियल नहीं है, तो जो जेरी जो बड़ा बड़ा स्विस चीज खाता है ना, तो आपने देखा होगा वो चीज जो होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। तो वो बड़े बड़े होल्स किसकी वजह से आते हैं? ये देखिए बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपाइनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, याद करिए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्विस चीज किसकी मदद से बनाया जाता है? तो स्विस चीज बनाया जाता है बैक्टीरिया प्रोपाइनियो बैक्टीरियम सार्मेनी के द्वारा बनाया जा सकता है। याद करिए स्विस चीज किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रोपाइनी बैक्टीरियम सार्मेनाई द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न करते हैं। तो पनीर और जो चीज है इसमें आप अपना बुद्धि मत लगाइएगा कि आपका घर में जो पनीर बनता है वो तो दूसरी तरीके से बनता है, वो दूसरी चीज़ है। ये सारे अमेरिकन बनाते हैं ये सारी चीज़ें, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़, नाम ही सुने होंगे पहली बार, हमें लगता है हम भी पहली ही बार सुने थे जब NCERT पढ़े थे। खाए वाए भी हैं, पता नहीं खाएँ कि नहीं खाएँ, चीज़ तो खाएँ, कौन सा वाला खाएँ ये हमें भी नहीं पता। तो जो स्विस चीज़ होता है आपको सिर्फ अपने फोकस करना अपने नीट एग्जाम पर, स्वाद पे मत जाइएगा। स्विस चीज आपको याद करना है कि स्विस चीज किसकी मदद से बनता है? प्रोपाइनी बैक्टीरियम सार्मेनाई।
दूसरा दिया गया है रॉकफोर्ट चीज किससे बनता है, तो रॉकफोर्ट चीज कभी नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ इतना दिया गया है कि कवक द्वारा बनता है, तो इतना याद करिएगा। कौन सा कवक है इसके बारे में उल्लेखित नहीं है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना याद करिए। देखिए स्विस चीज बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, रॉकफोर्ट चीज किसके द्वारा बनता है, कवक के द्वारा बनता है, याद कर लीजिए, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज अपने सुगंध के लिए मशहूर है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, अब बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनके माध्यम जिनको बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्मेंटेड बेवरेजेस, यहाँ पर देखिए मादक पेय, यानी वही मादक पेय मतलब जो आपका अल्कोहलिक पेय पदार्थ होता है, यही क्या कहते हैं, दारू वारू क्या कहते हैं, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सभी बनाने में। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों के लिए हम बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसे किण्वक या फर्मेंटर्स कहते हैं। अब हम जब औद्योगिक रूप पर हम किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसकी मात्रा भी बड़ी होगी, तो इन जीवाणुओं को वृद्धि के लिए बड़े बड़े स्टील के वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं स्टील के बड़े बड़े, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको कहते हैं किण्वक या फर्मेंटर। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उत्पादन किस बर्तन में किया जाता है, तो बड़े बड़े बर्तनों में किया जाता है जिसका नाम है किण्वक या फर्मेंटर। फर्मेंटर में हम उस जीवाणुओं को वृद्धि कराते हैं या सूक्ष्म जीवों को वृद्धि कराते हैं। अब किण्वित पेय यानी फर्मेंटेड बेवरेजेस में आपको वही सारे अल्कोहल वाली चीज़ें आएंगी कि हम किस माध्यम से किसका प्रयोग करके बनाते हैं। तो सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग, अभी आपको पहले ही बताए थे, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जिसका 3 नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी भी कहते हैं, बेयर ईस्ट भी कहते हैं या बेकर ईस्ट भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम ब्रेड बियर बनाने में करते हैं, तो बियर बनाने में करते हैं, यानी इसका प्रयोग अन्य अल्कोहल बनाने में, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि बनाने में किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस जिसे हम बेयर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेड बनाने तथा मल्टीग्रेन धान्यों तथा फलों के रस से एथनॉल उत्पन्न करने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथनॉल उत्पन्न करने में। अल्कोहल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल ये सब होते हैं ना, ब्यूटेनॉल वगैरह, तो उसमें से मेथनॉल, एथनॉल में से क्या सिर्फ एथनॉल को बनाने में प्रयोग किया जाता है, मेथनॉल को नहीं। मेथनॉल एक जहरीला है, अगर उसको पी लोगे तो मर जाओगे। एथनॉल जो शराब में प्रयोग होता है, अल्कोहल, वो एथनॉल होता है जो शराब में यूज होता है, तो ये बात जान लीजिए। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो ये याद करने वाली है कि ये तो याद कर चुके हो कि ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बियर बनाने में किया जाता है। बियर में सभी आ जाएंगे, सभी दारू आ जाएंगे, वाइन, बियर, ब्रांडी, रम, विस्की सब, ठीक। अब ये भी जान चुके कि एथनॉल का प्रयोग, एथनॉल उत्पन्न होता है उसमें, किससे बनता है, माल्टीकृत धान्यों से। ये माल्टीकृत धान्य क्या होते हैं, माल्ट, जैसे आपके क्या कहते हैं, गेहूं, चावल, ये सब माल्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उससे बनाए जाते हैं। फलों के रस से बनाए जाते हैं, अंगूर के रस से बनता है बियर। ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर हम सुने हैं ना, बचपन में बहुत बोलते थे हैप्पी न्यू ईयर वाली शायरी में, अंगूर के रस से बनता है बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। तो फलों के रस से बनाए जाते हैं एथनॉल। और उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ये कि किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन, जैसे देखो हम जो वाइन बनाते हैं, विस्की बनाते हैं, ब्रांडी बनाते हैं, वो किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, किण्वन, फर्मेंटेशन। अल्कोहल किसके माध्यम से बनता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन के माध्यम से, किण्वन के माध्यम से बनता है। उसके बाद बनने के बाद भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, फिल्टर करना, फिर उसके बाद एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है आशवन, जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो सब में नहीं किया जाता है, कुछ ऐसे शराब हैं जिसको बिना डिस्टिलेशन के ही प्रयोग किया जाता है। तो वो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जैसे वाइन, बियर, यही 2 ऐसे हैं जो बिना आशवन के, विदाउट डिस्टिलेशन प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसको हम डिस्टिलेशन नहीं करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ से बनता है उसको गर्म करके उसका भाप बनाकर, जो उससे भाप बनने पर जो लिक्विड बनती है, जैसे आप पानी उबालते हो उसके ऊपर ढक्कन रख दो, तो ढक्कन खोलोगे तो देखोगे उस पर भाप से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाते हैं। तो ये दोनों बिना डिस्टिलेशन के ही प्रयोग की जाती हैं। बिना आसवन के वाइन और बियर बनाई जाती हैं, लेकिन विस्की, ब्रांडी, रम ये सभी किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार की जाती हैं, यानी डिस्टिलेशन के द्वारा तैयार की जाती हैं। तो याद कर लीजिए भैया, क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इन पे ज़्यादा चर्चा करने लायक भी नहीं है, इतना अच्छे चीज़ होते नहीं हैं। तो आप याद कर लीजिए वाइन और बियर ये क्या होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, बिना आसवन के बनते हैं, और विस्की, रम, ब्रांडी ये सभी आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं।
अब आता है नेक्स्ट प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण। बहुत से एंटीबायोटिक का निर्माण सूक्ष्म जीवों की मदद से किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो एंटीबायोटिक आता है आपको पता होगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक दुर्घटनावश इसकी खोज की थी। वो काम कर रहे थे बैक्टीरिया पर। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। देखिए, एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, सुने ही होंगे विरुद्ध। अब बायोटिक का मतलब होता है बायो से बना, बायो मतलब जीवन, यानी जीवन के विरुद्ध कार्य करने वाला रसायन एंटीबायोटिक कहलाता है। तो जीवन के विरुद्ध कार्य करने वाला, तो हम भी तो जीवित जीव हैं, हम खा लेंगे तो हमारे विरुद्ध भी तो कार्य करेगा। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए नहीं, हम पर उगने वाले, हम पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करने वाला पदार्थ होता है एंटीबायोटिक। एंटी एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है खिलाफ। अब बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि जीवन के खिलाफ, यानी रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, मनुष्य के नहीं। अगर मनुष्य एंटीबायोटिक ले रहा है तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के खिलाफ, मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के खिलाफ कार्य करने वाले पदार्थों को एंटीबायोटिक कहते हैं। जबकि मनुष्यों के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। जीवन के प्रति, हमारे जीवन के प्रति हैं, और ये हम पर पाए जाने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनके खिलाफ कार्य करने वाले होते हैं। एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ ही होते हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है या अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था। बता ही चुके कौन खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अनफॉर्चुनेटली हुआ था, वो कोई इस पर वकार्य नहीं करना चाह रहे थे। बात ये थी कि जिस प्लेट पर उन्होंने स्टेफाइलोकोकस याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर अपना कार्य कर रहे थे। तो स्टेफाइलोकोकस पर कार्य कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को लैब में उगा रहे थे। तो एक प्लेट, अब वो हो सकता है थोड़ा आलस हो गया होगा उनके अंदर, प्लेट साफ नहीं किए, धुले नहीं, गंदा प्लेट था, उस गंदे प्लेट पर कवक उग गया था। तो कवक उग गया था, उन्होंने उस बैक्टीरिया को उस पर उगाना चाहा तो वो बैक्टीरिया उस पर उगे ही ना, बैक्टीरिया जीवित ही ना रहे। तब उन्होंने आखिर अध्ययन किया कि आखिर इस प्लेट पर ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया उग नहीं पा रहा है, जीवित नहीं रह पा रहा है। तब उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया पर तो एक कवक उगा हुआ है और उस कवक से रसायन निकल रहा है जो इसको मार दे रहा है। वो रसायन पेनिसिलिन ही था, और वो जो कवक उस पर उगा था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक था उससे पेनिसिलिन निकला था। अब उन्होंने अध्ययन किया कि आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस प्लेट पर ये जीवाणु उग नहीं पा रहा है, वृद्धि नहीं कर पा रहा है। तो जब देखा तो पाया कि जो कवक है उससे रसायन निकल रहा है, उस रसायन को उसी कवक के नाम पर, चूंकि कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो उससे जो रसायन निकल रहा था जो उन जीवाणुओं को की वृद्धि को रोक रहा था, उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया उस एंटीबायोटिक का। सारी स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्होंने एक बार दिखाई दिया कि जिस प्लेट पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर, गंदा प्लेट था, उस पर मोल्ड का मतलब होता है कवक उत्पन्न हो गए, जिस कारण स्टेफाइलोकोकस उस पर वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव कवक द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है, इस कारण उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन ही रखा। यद्यपि बाद में दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे, इनने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक है, इसकी पुष्टि किसने की? अभी तक पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन बना के नोट कर लीजिए कि पेनिसिलिन एक शक्तिशाली प्रभावशाली एंटीबायोटिक है, इसकी पुष्टि किसने की? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। नोट कर लीजिए। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घायल हुए सैनिक थे उनके उपचार में किया गया। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। ठीक, इतनी बातें आप नोट करिए।
अब ये हो गया एंटीबायोटिक के बारे में। अब कुछ बहुत सारे ऐसे रसायन हैं, एंजाइम हैं, जैव सक्रिय अणु है, जिनका निर्माण सूक्ष्मजीवों की मदद से किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर लिया गया है कि विशेष प्रकार के रसायन जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, एंजाइम आदि का व्यावसायिक औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अम्लीय उत्पादक, देखिए ये सब याद करना है, सब यहीं से क्वेश्चन आपके हर बार नीट में पूछे जा रहे हैं। जितना ये लिखा हुआ ना, इतना ही कंटेंट से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। देख लीजिए सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है? एस्परजिलस नाइगर से, जो कि एक कवक है। ये भी बात याद रखेंगे कि एस्परजिलस नाइगर क्या है? एक कवक है। एसिटिक एसिड किससे प्राप्त होता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक जीवाणु है। ब्यूटारिक एसिड किससे प्राप्त होता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम नामक जीवाणु से। और लैक्टिक एसिड किससे प्राप्त होता है? लैक्टोबैसिलस से। और एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? यीस्ट से। तो देखिए ये बात तो आप पहले भी याद कर चुके हैं कि एथेनॉल यानी शराब का उत्पादन किसकी मदद से की जाती है? यीस्ट से। याद ही हो गया होगा। दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल निकलता है? अब देखो अम्ल दे दिए हैं, लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल यूज होता है, निकलता है? लैक्टिक एसिड। कौन रिलीज करता है? लैक्टोबैसिलस। तो ये भी आप पढ़ ही चुके हो। बस आपको 3 ये याद करने हैं, 3 नए आपको दिखाई दिए। इसमें से भी एसिटिक एसिड तो उसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, एसिटिक, एसिटो। ब्यूटारिक में देखिए ब्यूटाइलिकम याद आ जा रहा है, बस इसी को याद कर लीजिए। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, एक कवक के द्वारा। एसिटिक एसिड याद करिए, सब तुरंत याद करिए। सिट्रिक एसिड किससे? सिट्रिक एसिड किससे निकलता है? एस्परजिलस नाइगर, एक कवक है। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है। दूसरा एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैक्टीरिया। ब्यूटारिक एसिड क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि एक बैक्टीरिया है। दूसरा लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, जो कि एक जीवाणु है। उसके बाद एथेनॉल किससे उत्पन्न होता है? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, जो कि एक कवक है। याद हुआ? याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइपेज। लाइपेज का प्रयोग, यहाँ पर लाइपेज को उत्पन्न करने वाले किसी भी सूक्ष्मजीव का नाम नहीं लिया गया है, तो सिर्फ इतना याद करना है कि लाइपेज का प्रयोग क्या है। तो लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण या धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो लाइपेज का प्रयोग एक अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से तेल के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद हो गया? पेक्टिनेज प्रोटीएज का प्रयोग बोतल वाला रस, जो जूस होता है ना पीने वाला, आप लोग जो पीते हो क्या कहते हैं, रियल का जूस और ट्रॉपिकाना पतंजलि का, ये जो जूस आते हैं ना डिब्बा बंद बोतल वाले जूस, उनमें ये एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, पेक्टिनेजेज प्रोटीएजेज, जो उस जूस को शुद्ध साफ रखता है, सड़ने से बचाता है। कौन से? पेक्टिनेजेज प्रोटीएजेज। याद करिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज का प्रयोग क्या होता है? फलों के रसों को स्वच्छ और साफ बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है, जिसका प्रयोग उन रोगियों में किया जाता है जो रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हृदयाघात के अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका जो कहीं पर भी क्लॉट जम गया है, रक्त का थक्का जम गया है उनके हृदय के आसपास की नलियों में या नसों में, तो उस नसों में जमे हुए खून के थक्के को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हृदयाघात के अग्रक मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? रुधिर के थक्के को हटाने के लिए। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इन दोनों से, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग बताइए किससे प्राप्त होता है, दूसरा स्टैटिन का प्रयोग बताइए किससे प्राप्त होता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसका मतलब क्या होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का? यानी एक ऐसा रसायन है जिसके माध्यम से हम शरीर की प्रतिरक्षा को कम कर सकते हैं। ऐसा कब किया जाता है? अंग प्रत्यारोपण के समय, क्योंकि आपको बताया गया है कि अंग प्रत्यारोपण के समय हमारी प्रतिरक्षा तंत्र क्या करती है? उस अंग को रिजेक्ट कर देती है, जानती है कि वो हमारा अंग नहीं है। तो उस समय प्रतिरक्षा तंत्र को कम करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 2 तरीके से। यूज क्या है? तो साइक्लोस्पोरिन ए का यूज है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। दूसरा कि ये किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से। देखिए साइक्लोस्पोरिन है, अब पॉलीस्पोरम है, तो स्पोरिन स्पोरम को
रिलेट कर लीजिएगा। याद हो गया, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन किससे प्राप्त होता है? मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से। ये भी एक कवक है, मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, इसी का रिलेशन याद कर लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैटिन का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो स्टैटिन का प्रयोग होता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है, यानी रक्त में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो आपका कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन से कम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण, अच्छा स्टैटिन किस प्रकार से ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिन रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को किस प्रकार से कम करता है? तो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाली जो एंजाइम है उसके संश्लेषण को रोक देता है। तो जब उसका एंजाइम ही नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तर एंजाइम के से स्पर्धा करता है और उसके संश्लेषण को रोक देता है। नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एस्परजिलस नाइगर अभी आपने पढ़ा है, सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है? सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। मिला लीजिए 1 और 3। देखिए यही पहले ही वाला हो गया, एक ही को देखने की जरूरत ही थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न स्तंभों का मिलान करिए। 2 स्तंभ दिए गए हैं, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, फिर ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइरिक एसिड हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बताइए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आ रहा है, स्पोरम आ रहा है तो क्या होगा? साइक्लोस्पोरिन ए हो गया। मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन अभी आपने पढ़ा है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक। तो देखिए स्टैटिन ना देकर उसका कार्य दे दिए। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। मिला लीजिए 1 और 2, ऑप्शन बी। एक ही को देखना है, उसके बाद सारे अपने आप लग जाएंगे, आगे का आप देखना ही नहीं पड़ेगा। रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक कौन सा है? स्टैटिन, ऑप्शन बी। निम्न जैविक को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सम्मिलित कीजिए। यह आपका कॉलम मैच द कॉलम हो गया, देख लीजिए। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस है ना, दही, यहाँ पर देखिए उत्पाद दिया गया है दही। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ईस्ट। ब्रेड और बियर, ब्रेड दिया गया है। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। बस यही मिला लीजिए 1 और 2। देखिए 1 का 2, बी का 4 और सी का 3, ये होगा डी का 5, ऑप्शन बी। इस अध्याय में जो चीजें मैंने अभी आपको बताया है रट्टा मारने वाला, वो रट लीजिए, इससे अलावा इससे कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब रटने पे ऊपर हैं। निम्न में से कौन सा है उसके उत्पाद द्वारा उत्पादित उत्पादों के साथ सही सुमिलित है? एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रतिजैविक उत्पन्न करता है? नहीं। एसिटिक एसिड उत्पन्न करता है। मिथाइनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड प्रयोग करता है? नहीं। मिथाइनोबैक्टीरियम मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। पेनिसिलिन नोटेटम पेनिसिलिन उत्पन्न करता है, एसिटिक अम्ल नहीं। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एथेनॉल उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका में गलत बताइए, कौन सा गलत है? देख लीजिए। मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन बिल्कुल सही, रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज उत्पन्न होता है, रुधिर वाहिका से थक्के हटाने का प्रयोग करता है, बहुत सही बात है। क्लॉस्ट्रीडियम बाइटोलिकम लाइपेज उत्पन्न होता है, तेल के धब्बे को हटाने में प्रयोग करता है, तो ये तो गलत हो गया। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से लाइपेज उत्पन्न नहीं होता, क्लॉस्ट्रीडियम बाइटालिकम ब्यूटारिक एसिड उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी ही गलत होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए सही बात है, प्रतिरक्षा संदमक, ठीक है, ये बात सही है, ऑप्शन सी ही गलत है। नेक्स्ट, एक आदिम प्राक केंद्र की प्राणी जो रोमंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, किसके अंतर्गत आते हैं? तो बताइए, अभी बताए थे मिथेनोजन जो होते हैं मिथेन उत्पन्न करते हैं, और मिथेनोजन कहाँ होते हैं? गोबर में उपस्थित होते हैं, देख लीजिए मिथेनोजन्स, ऑप्शन बी। तो अभी शुरू में बताए थे ना 3 कैटेगरी, थर्मोएसिडोफिल्स, हैलोफिल्स, मिथेनोजन्स। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची को मिलान करिए। मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? एथेनॉल के उत्पादन। मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन कहाँ गया? रक्त का कोलेस्ट्रॉल कम करने। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रतिरक्षा संदमक। प्रोपाइनीबैक्टीरियम सेरेमिनी, देखिए दे दिया, प्रोपाइनीबैक्टीरियम सेरेमिनी स्विस चीज को बनाने में, स्विस चीज को बनाने में, ऑप्शन ए का 3, बी का 4, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, गाय और भैंस के आहार नलियों में, तो देखिए गाय और भैंस के आहार नलियों में मिथेनोजन्स पाए जाते हैं।
मिथाइनोजेंस, इनके बारे में डिटेल आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया गया, लेक्चर 2 या 3 में बताया गया, लेक्चर 3 में बताया गया नीट एक्सप्रेस में कि 3 होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, जिसमें से एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस का प्रयोग किया जाता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में, उससे हम प्राप्त करते हैं टैग पॉलीमरेज। ये सब क्वेश्चंस रिलेट करके पढ़िएगा तभी आएगा। हैलोफिल्स हैं तो हैलोफिल्स में ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बस इतना जानिएगा हैलोफिल्स अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। मिथाइनोजेंस मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं जो गाय भैंस के प्रथम अमाशय यानी रूमेन में पाए जाते हैं। वहाँ पर वे सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं जिससे वे मीथेन और अन्य गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। और मिथाइनोजेंस हम लोगों के शरीर में नहीं होता, इसलिए हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, वाहित मल क्या होता है? तो जो जो नालों, हमारे घर के बगल से जो नाले निकलते हैं ना, बड़े बड़े नाले, उससे भी बड़े बड़े नाले में जाकर वो मिलते हैं, वो बड़े बड़े नाले कहाँ जाते हैं? नदी में छोड़ दिए जाते हैं। तो गंदा पानी है ना ये, तो इस गंदे पानी को नदी में छोड़ोगे तो नदी दूषित हो जाएगी। तो इसके पहले नदी में छोड़े जाने से पहले इन गंदे नालों का शुद्ध किया जाता है, तो वही कहलाता है वाहित मल उपचार, उसी को कहते हैं वाहित मल उपचार। इन गंदे नाली के पानी को शुद्ध करने की विधि वाहित मल उपचार कहलाती है, सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में जनित होती है हमारे शहरों में, जिसमें मलमूत्र होता है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब देखिए वाहित मल में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मलमूत्र तो जाहिर है उसमें भी तो कार्बनिक पदार्थ है ही, साथ ही हम जो जूठन उठन होता है उसको भी नाले में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। तो उनमें कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया कवक बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, 1 गिलास नाली के पानी पी लो, देख लो कितने बुरी तरीके से बीमार पड़ जाओगे। मतलब पीना ही ना नहीं, बहुत गंदा बात है ये, पता नहीं कहाँ से मेरे मुँह से निकल गया। जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करते हैं। तो अतः इस नाली के पानी को सीधे नदी झरने में विसर्जित नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये दूषित करेंगी नदी और झरने को। तो इनका हम वाहित मल संयंत्र में उपचार करते हैं। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो व्यर्थ जल का उपचार है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो व्यर्थ जल का उपचार सूक्ष्म जीवों की मदद से किया जाता है। अब वो सूक्ष्म जीव हम नहीं डालते, उस नदी नाले में पहले ही से पाए जाते हैं। जो नाला निकलता है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खुद ही उन पानी को शुद्ध करते हैं, बस हम थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट करते हैं। किस प्रकार से? 2 चरण में। सबसे पहला जो चरण आता है वाहित मलोपचार का वो है प्राथमिक चरण, जिसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें अब ऐसा तो है नहीं कि नदी नाली में एकदम साफ पानी जा रहा है, नहीं, नाले में बोतल आपने फेंक दिया, आधा कंकड़ फेंक दिया या कुछ भी ठोस पदार्थ फेंक दिया, तो उसको सबसे पहला हम ट्रीटमेंट करते हैं प्राइमरी उपचार से। बड़ी बड़ी छन्नियाँ होती हैं जो उस नदी के पानी को छानती हैं, छान के उसमें जो भी बोतल, बड़े ठोस कण, पत्थर, ईंटा, ये जो भी चीज़ें होती हैं उनको निकालती हैं। तो मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल में छोटे कणों का निस्यादन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में किया जाता है। कूड़े करकट को भी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा हटाया जाता है। सारे लाइन आपके इंपॉर्टेंट हैं इससे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाहित मल में जो छोटे छोटे कण हैं वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो निस्यंदन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, अवसादन द्वारा। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट, इसमें ठोस पदार्थों को पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि ठोस पदार्थों को किस वाहित मल के किस चरण में हम उसको निकालते हैं? तो प्राथमिक उपचार के दौरान ही निकालते हैं। जैसे देखिए गिरिट, मृदा, छोटे गुटिकाओं, पेबल्स को अवसादन, सेडिमेंटेशन द्वारा पृथक किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक यानी प्राइमरी स्लज के नीचे बैठे कण हैं, ये प्राइमरी स्लज क्या होता है? वही जो नदी नाला का जो काला रंग का गाढ़ा द्रव होता है उसी को प्राइमरी स्लज कहते हैं। उसके नीचे जो बैठा होता है उसको हम निकालते हैं। जो प्राइमरी स्लज है और प्लावी यानी सुपरनेटेंट है, जो गंदा पानी है, वो इफ्लुएंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहिस्राव को प्राथमिक निस्सादन टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। अब आते हैं द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार। प्राथमिक बहिस्राव प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े वायवीय टैंकों में गुजारा जाता है, जहां यह लगातार घुमाया जाता है। अब देखिए जो भी नाले में का पानी में जो भी चीज़ें बची हैं उसको हम द्वितीयक उपचार के लिए आगे भेजते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लांट में। तो उसमें क्या होता है? उसमें वायु का प्रयोग किया जाता है। उस टैंक में वायु भेजा जाता है जिससे उसमें उपस्थित जो वायवीय जीवाणु हैं, अब ध्यान से समझिएगा, वाहित जल संयंत्र में 2 प्रकार के सूक्ष्म जीव काम करते हैं, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। तो पहले कौन काम करता है? वायवीय करता है, बाद में अवायवीय। अवायवीय के बाद में बारे में आगे बताया जाएगा।
तो वाहित मल उपचार में सबसे पहले कौन कार्य करता है? वायवीय जीवाणु, जो वायु का प्रयोग करता है और जो उस वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थों को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करके उसे अपघटित कर देता है, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। तो सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऑक्सीजन की। तो 1 लीटर वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए वायवीय सूक्ष्म जीवों को जितना ऑक्सीजन लगता है वो उसका बीओडी कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? 1 लीटर वाहित मल में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए जितना ऑक्सीजन लगता है वो उसका बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो वायु से पंप किया जाता है, जिससे लाभदायक जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं और सूक्ष्म झुंड बना लेते हैं, जिसे हम उर्वरक या फ्लॉक्स कहते हैं, जिसमें कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्वरक यानी फ्लॉक्स क्या होते हैं? तो फ्लॉक्स केवल जीवाणु नहीं होते हैं, केवल जीवाणु नहीं होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? कवक तंतु के साथ जुड़े होते हैं, कवकीय तंतुओं के साथ जुड़े हुए जीवाणुओं का झुंड होता है, जिसे हम उर्वरक या फ्लॉक्स कहते हैं। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को प्रमुख भागों को खपत करता है। यही बहिस्राव या बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है। 1 लीटर जल में वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए या अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी कहलाती है। अब भैया देखो, जितना ज़्यादा उस वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ होगा उतना ही उस सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन का प्रयोग होगा, वो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज करेगा उसको खपत करने में। और जितना वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ कम होगा, ऑक्सीजन कम लगेगा, तो बीओडी कम होगा। तो बीओडी के संदर्भ में हम बता सकते हैं कि कौन सा जल ज़्यादा दूषित है, बता नहीं सकते हैं। जिसका बीओडी ज़्यादा होगा यानी उसमें सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन ज़्यादा लग रहा है यूज कर उसको कार्बनिक पदार्थों को खपत करने में, तो क्या बताएंगे? जिसका बीओडी ज़्यादा होगा वो वाहित मल ज़्यादा दूषित है, और जिसका बीओडी कम है यानी उतने कार्बनिक पदार्थ नहीं हैं तो सूक्ष्म जीवों को उतनी ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, तो कम ऑक्सीजन चाहिए। तो बीओडी जिसका कम होगा यानी वो वाहित मल कम प्रदूषित है, जिसका बीओडी ज़्यादा होगा प्रदूषण ज़्यादा कहलाएगा, जिसका बीओडी कम होगा यानी वो कम प्रदूषित कहलाएगा। तो वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है कि जब तक ये बीओडी घट ना जाए। जब बीओडी घट जाता है, जल के एक नमूने में सूक्ष्मजीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्गरण की दर का मापन बीओडी परीक्षण द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन बीओडी द्वारा कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका हम किस प्रकार से मापन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से तो मतलब होता है कि उस वाहित मल को निकालें, लैब में ले जाके टेस्ट वेस्ट करें कि कितना कार्बनिक पदार्थ है, तो वो तो प्रत्यक्ष कहलाएगा। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है या कम है। किस प्रकार से? बीओडी माप कर। अगर उसमें बीओडी ज़्यादा आ रहा है तो मतलब बताया जाएगा कि वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, तभी उन सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा पड़ रही है यानी बीओडी ज़्यादा लग रहा है। जिसका बीओडी कम होगा यानी वो कम प्रदूषित होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन हम कर सकते हैं बीओडी के माध्यम से, यानी हम बीओडी के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा जल दूषित है, कौन सा जल दूषित नहीं है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक मानी जाएगी। एक बार वाहित मल अर्थात व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाता है तब बहिस्राव को हम निःसादन टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड उसे अवसाद सेडिमेंट में परिवर्तित करते हैं। वह अवसाद सक्रियत अपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। सब याद करिए, ये सब रट्टा मारने वाली चीजें हैं कि जब वाहित मल का बीओडी घट जाता है तब उसे हम कहाँ भेजते हैं, तो उस वाहित मल को सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। उस सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जीवाणु का झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करता है। उस अवसाद को क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, तो बताएंगे कि जब व्यर्थ जल का बीओडी कम हो जाता है तब फ्लॉक्स उसे सेडिमेंट में परिवर्तित कर देते हैं, वही सेडिमेंट उसका एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। अब एक्टिवेटेड स्लज के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप कर देते हैं, जिससे आपंक निवेश द्रव की तरह कार्य करता है। अब जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें सूक्ष्म जीव हैं। कौन से सूक्ष्म जीव? वायवीय सूक्ष्म जीव।
जिनका प्रयोग फिर से आने वाले जो वाहित मल है उसको डाइजेस्ट करने में किया जाएगा। तो जैसे दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही हम दूध में डाल देते हैं, वैसे इनकी थोड़ी सी मात्रा को हम पीछे वाले टैंक में डाल देते हैं, जिससे कि जो नया वाहित मल आएगा उसके लिए वो बैक्टीरिया उसमें वृद्धि करेगी। तो उसी को कहते हैं इनोकुलम्स। ठीक, आपंक यानी स्लज का बचा हुआ जो मुख्य भाग है बड़े टैंक में गुजारा जाता है, जिसे अवायवीय आपंक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, जहां जीवाणु की अन्य किस्में अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं। अभी देखिए वायवीय रूप से वृद्धि हो चुकी, वायवीय जो जीवाणु थे उन्होंने वायु का प्रयोग करके बीओडी को घटाया, एक्टिवेटेड स्लज बनाया। अब उस एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, जहां पर अवायवीय रूप से जो वृद्धि कर रही होती जीवाणु एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं वो वहां पर काम करेंगी। अब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनारोबिक हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये क्या काम करती हैं? जो उस एक्टिवेटेड स्लज में अन्य बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु, कवक, इन सभी को मारने का काम करती हैं, उसमें वृद्धि करती हैं। वे आपंक में उपस्थित जीवाणु कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं? अवायवीय जीवाणु उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें क्या कहलाती हैं? बायोगैस कहलाती हैं। चूंकि ये ज्वलनशील होती हैं, इसका प्रयोग हम ऊर्जा के स्रोत में कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोगैस में कौन कौन से गैस आते हैं, तो क्या बताएंगे? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन होता है, CH4। नेक्स्ट, द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल या नदियों में छोड़ दिया जाता है। अब चूंकि ये बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं होती, जो आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, खर्चा रुपया ज़्यादा आता है और उससे कुछ लाभ नहीं होता है ना, बस यही लाभ है कि हमें नदियों को साफ रखना है। तो इसी वजह से भारत में इसकी बड़ी कमी पाई जाती है। लेकिन फिर भी हमारे जो पर्यावरण वन मंत्रालय है वो हमारे जो देश की प्रमुख नदी है गंगा को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, GAP और यमुना एक्शन प्लान, YAP जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। इस योजना के तहत इन नदियों में छोड़े जाने वाले जो वाहित मल है उसको उपचार करने के लिए उपचारित संयंत्र का बनाने का प्रस्ताव है। पता नहीं अभी तक बना कि नहीं बना। वाहित मल को नदियों में छोड़ा जाता है। अब देखिए नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहित मल उपचार में निलंबित ठोसों को निकालता है? ठोस को कौन निकालता है? तो प्राथमिक उपचार ही निकालता है। नेक्स्ट, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बायोगैस कौन सा? मीथेन। तो मीथेन को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मिथेनोजन। उसी के बारे में बताया जाएगा। बायोगैस एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है। तो बायोगैस में आपने 3 गैस पढ़ाना, कौन कौन से? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें से मुख्यतः कौन होते हैं? मीथेन। जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होते हैं, वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्मजीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। यानी उस जो भी आप गोबर कह लीजिए या कोई गंदा नाली है तो उस नाली के पानी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा तभी मीथेन उत्पन्न होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उपर्युक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर का निर्माण, पेयों का उत्पादन, CO2 गैस मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह CO2 तथा हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहा जाता है। इन सामान्य जीवाणु मैथानोबैक्टीरियम है। इनमें से जो मिथेनोजन का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। मिथेनोजन जीवाणुओं का समूह है जो मीथेन गैस उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिथेनोजन का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मिथेनोबैक्टीरियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बायोगैस उत्पादन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बताएंगे? मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक, या मिथेनोजन। ये बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, जिसका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले भी किया गया है, या जीवाणु पशुओं के रूमेन में। यानी जो मिथेनोजन है वो कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं के प्रथम आमाशय में, रूमेन में पाए जाते हैं। और रूमेन में सेलुलोजी पदार्थों की बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में यह जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिथेनोजन इन पशुओं, गाय, भैंस, इन सभी में पाए जाते हैं। हम लोगों में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम लोग में पाए जाते हैं तो हम लोग जो साग वाग खाते हैं ना, बढ़िया तरीके से पचा ले जाते हैं। क्योंकि साग आग में हम लोग भी घास खाते हैं। अगर हम लोगों में सेलुलोज डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया होता तो हम लोग भी चर रहे होते कहीं घास वास खेतों में।
तो चूंकि हम लोग घास को पचा नहीं सकते, साग वाग को पचा नहीं सकते, उसकी कुछ मात्रा को सिर्फ अवशोषित करते हैं, पूर्ण रूप से हम उनको पचा नहीं सकते, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होता। मनुष्यों में सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए इन बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। इनमें सेलुलोज का डाइजेशन इन्हीं जीवाणुओं के माध्यम से होता है, यानी सेलुलोज को तोड़ने में मिथेनोजन सहायक होते हैं इन जीवों में, और उनमें मिथेन गैस उत्पन्न करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका जो डंग होता है यानी मल, यानी इनकी जो पॉटी होती है, गोबर ओबर होती है, उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उनमें ये जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं जो सेलुलोज उत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनका प्रयोग बायोगैस का पैदा करने में प्रयोग किया जाता है, जिसे गोबर गैस कहते हैं। यानी इनके जो गोबर हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसमें गोबर गैस मीथेन उत्पन्न करते हैं। बायोगैस संयंत्र यानी बायोगैस प्लांट, वही गोबर गैस आपने अगर खेतों में देखा होगा, हमारे यहाँ तो है, हमने देखा है, पीछे ही है एक लोगों के यहाँ, तो वहाँ पर हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी। आप भी सीखिएगा, अगर आपके गांव में है गोबर गैस संयंत्र तो देखिएगा आखिर उसमें कैसे क्या किया जाता है। तो उसमें 10 से 15 फीट की एक टंकी होती है, सामान्यतः नीचे ही बनी होती है, नीचे गड्ढा करके बनाते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, उसमें सचल ढक्कन होता है जिसमें जब हवा का प्रेशर बनता है तो वो ऊपर की ओर उठता है, वो बायोगैस ही होता है, जिसमें बायोगैस के लिए एक निकास लगाई रहती हैं। हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो टैंक बनाते हैं 10-15 फीट का, उसमें गोबर डालते हैं, सड़ाते हैं, गोबर एकदम सड़ता है भयंकर तरीके से, उसमें से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। वो मीथेन गैस हम पाइप के माध्यम से घरों के चूल्हा जलाने में या बिजली उत्पन्न करने में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की उत्पत्ति की जाती है। उपयोग की गई जो कर्दम है, यानी जो अब उपयोग हो चुकी है, जिसका जो सड़ बढ़ चुका है जो गोबर, फिर उसको दूसरे रास्ते से निकाला जाता है, उसका प्रयोग हम खेतों में उर्वरक के रूप में भी कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम उर्वरक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो गोबर सड़ बढ़ चुका, जिससे मीथेन गैस बन चुका, अब उससे आगे मीथेन गैस नहीं बनेगा, तो उसके दूसरे रास्ते से निकाल कर उसका प्रयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं। अब देखिए, फिर हम यहाँ पर फिगर रखना भूल गए। आप लोग एनसीईआरटी का फिगर पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर भी दिया गया है, कुछ वायरस वगैरह का दिया गया है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है जहां पशुओं का पाला जाता है। यही कारण है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्रों का अधिक बनाया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का उपयोग खाना बनाने, प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया था? भारत में बायोगैस उत्पादन की विकास किसने किया था? IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC, खादी एवं एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा किया गया था। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। ये जैव नियंत्रण क्या होते हैं? जो पेस्ट होते हैं, हानिकारक कीड़े मकोड़े, जो हमारे खेतों में जो चावल है, ये क्या कहते हैं, गेहूं है और कपास है, इन सभी के खेतों को नष्ट कर देते हैं। तो उन कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? जैव नियंत्रण कारक। कौन से सूक्ष्म जीव? तो एक से तो आप परिचित ही होंगे, बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis बताए हैं। वैसे ही बहुत सारे अन्य सूक्ष्म जीव हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। पादप रोगों, प्लांट डिजीज तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों, पीड़कनाशियों के बढ़ते प्रयोग के द्वारा की जाती है। देखिए, आज के समय में हम किसी भी खेतों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए रसायन छिड़क देते हैं, पीड़कनाशी, कवकनाशी, DDT वगैरह छिड़क देते हैं। तो ये सभी हानिकारक होते हैं। खेतों को तो नुकसान पहुँचाएंगे, मनुष्य जंतुओं को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, ये रसायन मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, फलों, साग सब्जियों के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने किया जाता है, या हमारी मृदा को भी दूषित करते हैं। यानी खेतों में किसी भी प्रकार का हम हानिकारक रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कीटनाशी, पीड़कनाशी, इन सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनकी जगह पर प्रयोग किसका करें भाई? हमारा खेत तो नष्ट हो जाएगा। तो इनकी जगह पर हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे जो अन्यत्र जीवाणुओं या अन्य कीट मकोड़ों को उनसे बचाती हैं। जैसे कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक प्रभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर, जो कृषक हैं, जो ऑर्गेनिक रूप से खेती करते हैं, उनके अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों है भैया? जैव विविधता स्वास्थ्य की कुंजी है का मतलब क्या होता है? यानी जीवों की जितनी ज़्यादा विविधता होगी,
जितने ज़्यादा प्रकार के जीव पाए जाएंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया, कीट मकोड़े, ये सब पाए जाएंगे, वो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जीव पृथ्वी पर कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस लेकर आया है। अगर कीड़े मकोड़े हैं तो उनसे संबंधित क्या है? चूहे हैं। चूहे से संबंधित सांप हैं, उनको खाते हैं, पीते हैं, तो इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। तो इस वजह से किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि जो कृषक होते हैं वो बताते हैं कि जैव विविधता स्वास्थ्य की कुंजी होती है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतना ही अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। यानी किसी भी स्थान पर जितनी ज़्यादा जीवों की विविधता होगी वो पारितंत्र उतना ही ज़्यादा अस्थायी माना जाता है। समुद्र में तरह तरह के जीव हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है किसी के पास। तो जितना ज़्यादा जीवों की अधिकता होगी वो पारितंत्र उतना ही स्थायी होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मूलित ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि इसको बजाय इन पर हम नियंत्रण कर सकें कि इनकी कम संख्या हो, जिससे हमारे खेतों को नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है। कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इनका संतुलन हो और जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस, जो हमारी जो कॉन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है, उसके विपरीत ये कार्य करती है और लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जो हमारा कॉन्वेंशनल मेथड है खेती करने का, उसमें हम क्या करते हैं? यही भयंकर तरीके से रसायन का प्रयोग करेंगे, छिड़काव कर देंगे, तो उससे जो लाभकारी जो जीव हैं वो भी मर जाते हैं, हानिकारी जीवों के साथ साथ लाभकारी जीव भी मर जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी के नियंत्रण के लिए हम जैव नियंत्रण कारकों का प्रयोग करते हैं। जैव नियंत्रण एक प्रकार का क्या है? समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिसमें करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणीजात, फौना को क्या कहते हैं? प्राणीजात, एनिमल्स को कहते हैं। फ्लोरा को क्या कहते हैं? फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, इनका निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरण, जीवों में उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहते हैं, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इसके बिना अलाभप्रद, परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी जितने भी बहुत सारे पीड़क हैं उनसे संबंधित जो अन्य जीव हैं उनको खाने वाले, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सभी को मारना सही नहीं होता। पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वो काफ़ी घट जाएगी। जीव वैज्ञानिक फार्मिंग के उपगमन का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों में परिचित होता है। उदाहरण, खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। हम जो जैव नियंत्रण है उसको समझने के लिए वो जीव, वो कीट जो किस प्रकार से हमारे खेतों को नुकसान करते हैं, उनके जीवन चक्र को समझना चाहिए। फिर हमको उस प्रकार से उनके विरुद्ध काम करना चाहिए कि वो कम से कम संख्या में रहें, नियंत्रित संख्या में रहें, जिससे हमारे खेतों फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। वही यहाँ पर कार्य किया जाता है। जैसे भृंग हैं, तो भृंग को मारना उचित नहीं है, क्योंकि भृंग एक लाभकारी कीट है जो हमें किससे बचाती है? हमें एफिड, देखो भृंग के साथ साथ एक और जीव व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो? ड्रैगन फ्लाई हम लोग तो बहुत पकड़े हैं। तो ड्रैगन फ्लाई जो जिसके 4 पंख होते हैं, 2 इधर 2 इधर, बड़े बड़े होते हैं, एक ही जगह पर इसे मंडराता रहता है, पकड़ लो उसका पूंछ। तो वो ड्रैगन फ्लाई और बीटल ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एफिड्स और मच्छरों से छुटकारा दिलाने में हमारे लिए लाभकारी होते हैं। उनमें से अब एक हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं, जैसे बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 11-12 में बताया जाएगा, क्लास 12 में। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से एक जीन प्राप्त होता है जिसका नाम है क्राई जीन। उससे निकलता है एक टॉक्सिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन। तो वो टॉक्सिन जीवाणु जीवाणु कह रहे हैं, कीट जैसे लेपिडोप्टेरिन्स या बॉलवॉर्म या आर्मी वॉर्म, इन सभी को नष्ट करने का काम करता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में। यानी जो बटरफ्लाई कैटरपिलर मतलब तितली की जो लार्वा होती है उसे कैटरपिलर कहते हैं, उसके नियंत्रण में
अब ये जो जीवाणु है बैसिलस थुरिंजेंसिस, इनके स्पोर्स को सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध किया जाता है, जिसे पानी में मिलाकर उन खेतों में छोड़ दिया जाता है। तो जब ये सरसों वगैरह के या फल वृक्षों जिनकी पत्तियों कीटों को लार्वा खा जाती हैं, उन पर छिड़काव किया जाता है। तो जब हम इन बीजाणुओं को इन पौधों पर छिड़काव करते हैं, तो इन पौधों पर उगने वाली जो लार्वा हैं, उगने वाली नहीं मतलब जन्म लेने वाली जो बटरफ्लाई की लार्वा हैं, वो जब इन पत्तियों को, इनकी पत्तियों को, इनके फलों को जब खाएंगी, तो वो बीजाणु भी उनके गट में चला जाता है, पाचन नली में चला जाता है बीजाणु, किसका, बैसिलस थुरिंजेंसिस का। तो वो जब उसके बैक्टीरिया जब इसके गट में पहुंचता है, तो वो टॉक्सिन रिलीज करता है, विष पदार्थ, जिससे वो लार्वा मर जाती है। इस प्रकार से हम उस लार्वा से बच सकते हैं। तो जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता, और अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता, सिर्फ जो लक्ष्य कीट हैं उन्हीं को मारता है। लगभग पिछले दशक में आनुवंशिक यांत्रिकी विधियों के विकास से वैज्ञानिक बैसिलस थुरिंजेंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। बैसिलस थुरिंजेंसिस से आखिर ढूंढा गया कि कौन सा चीज़ है जो उन जीवों को मार देता है बिना किसी अन्य जीवों को हानि पहुंचाए। तो ढूंढा गया तो पाया गया क्राइजीन पाया जाता है, जिससे बीटा प्रोटीन बीटी टॉक्सिन रिलीज होता है। तो उसको आपको बताया जाएगा क्लास 12 के 11th और 12th चैप्टर में कि किस प्रकार से हम उसके जीन का प्रयोग करते हैं, पेड़ों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उस पेड़ में ही उससे संबंधित टॉक्सिन बनने लगे। तो बीटी कॉटन बनाया गया है, उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पढ़े हो ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है, का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति का एक मुक्त जीवित कवक है। पूछा जा सकता है कि ट्राइकोडर्मा प्रजाति कैसा कवक है, मुक्त जीवी है या सहजीवी है? तो बताएंगे ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवी फ्री लिविंग फंजाई है, जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है या बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि पादप रोगजनक के प्रति कौन लाभकारी जैव नियंत्रण कारक है। जैव नियंत्रण कारक के एग्जाम्पल्स आपके पूछे गए हैं नीट में, मैं बता दूं तो जैव नियंत्रण कारक के अंतर्गत कौन कौन आता है? ट्राइकोडर्मा कवक, जो पादप रोगजनकों के प्रति प्रभावी होता है। एक दूसरा वायरस है जिसका नाम है बैकैलोवायरस, जिसे ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों और संधिपादों यानी आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। अधिकांश बैकैलोवायरस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग कौन किया जाता है? ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस। बैकैलोवायरस किसके अंतर्गत आता है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीन्स के अंतर्गत आता है, जीनस होगा। विषाणु प्रजाति विशेष, ये जो वायरस है वो प्रजाति विशेष स्पेसीज स्पेसिफिक, यानी एक टारगेट स्पेसीज को ही मार सकता है, सभी स्पेसीज के कीड़ों को नहीं मार सकता। दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल, नैरो का मतलब होता है छोटा, यानी कम जीवों को ही मार सकने में सक्षम है। वाइड का मतलब होता है वाइड स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो बहुत बड़े व्यापक होते हैं, यानी बहुत सारे जीवों को मार सकने में सक्षम होते हैं। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। और दूसरा स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए बैकैलोवायरस कैसा वायरस है? स्पेसीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है, यानी स्पेसीज स्पेसिफिक एक टारगेट स्पेसीज को मारने में सक्षम है, और नैरो स्पेक्ट्रम होता है कुछ ही जीवों को मार सकने में सक्षम होता है। अन्य पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, यहाँ तक कि लक्ष्यविहीन कीट पर किसी भी प्रकार का यह हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, सिर्फ टारगेट स्पीसीज को ही मारता है। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए, ताकि समाकलित पीड़ित प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की सहायता हो सके, अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुगराई क्षेत्र का उपचार हो। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए जैव नियंत्रण कारक कौन होते हैं? ऐसे जीव जो पौधों को अन्य हानिकारक जीवों से बचाए। तो अभी आपने पढ़ा है कि बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया, इसके स्पोर्स बना के हम खेतों में छिड़क देते हैं सरसों वगैरह में, तो वो उससे अन्य कीड़े मकोड़ों से बचाता है, तितलियों के लार्वा से बचाता है। अभी आपने पढ़ा ट्राइकोडर्मा पौधों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। अभी आपने पढ़ा
बैक्यूलोवायरस क्या करता है? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, जो टारगेट कीट को मारता है। तो ये 3 क्या हैं आपके, आप एनसीईआरटी में मेंशन जैव नियंत्रण कारक है, पूछा गया जैव नियंत्रण कारक बताइए। बैसिलस thuringiensis टोबैको मोजाइक वायरस, एफिड गलत बात। ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस बैसिलस thuringiensis बिल्कुल सही बात, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, और किसी का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से जैव नियंत्रण के कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पादप रोग उपचार की बात कर दी है, कौन आएगा? ट्राइकोडर्मा, ढूंढ डालिए, ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया ना, पादप रोगजनक के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ से नहीं, चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब ये जैव उर्वरक क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो मृदा में की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। खेतों में तभी पौधे उगेंगे अच्छी तरीके से जब मृदा में पोषक पदार्थ हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ये सारी चीजें उपस्थित हो, तभी तो वो वृद्धि कर पाएंगे। अगर मृदा में ये सारी चीजें नहीं हैं तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, तो मृदा आपकी अनउपजाऊ कहलाती है। उपजाऊ मृदा तभी कहलाएगी जब उसमें वो पोषक पदार्थ हों। तो जैव उर्वरक उसकी मात्रा को पूर्ति करते हैं। जैव उर्वरक मृदा में पोषक पदार्थों को बढ़ाते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सभी की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? सामान्य रूप से यूरिया डाल देते हैं। तो खेत में यूरिया तो रसायन हो गया ना, रसायन का प्रयोग वर्जित है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाती हैं। तो उसका प्रयोग ना करके हम कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं जो इस कार्य को संपन्न करती हैं, मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाती हैं। जैसे कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, इससे प्रदूषण फैलता है, आपको पता ही है। रसायन उर्वरक का अधिकाधिक प्रयोग कई समस्याओं से जुड़ी, इसके आधार पर हम कार्बनिक खेती करने पर जैव उर्वरक के प्रयोग पर दबाव पड़ रहा है। हम जैव उर्वरक का प्रयोग करें जिससे मृदा की पोषक गुणवत्ता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाया जाए, उससे कोई भी प्रदूषण वगैरह ना हो। तो जैव उर्वरक होता क्या है? जैव उर्वरक मुख्य रूप से क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है लेग्यूमिनस पौधों का, मैंने आपको बताया है दाल वाली फसलें, अरहर, चना, मटर, इन सभी की जो जड़ें हैं, जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां जिसे हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, उन ग्रंथियों पर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है। तो सहजीवी संबंध द्वारा यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकर कार्बनिक रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणुओं का भी एग्जाम्पल दिया गया जैसे एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये भी मृदा में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसे क्वेश्चन फंसा के पूछते हैं, राइजोबियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नहीं, राइजोबियम मुक्त अवस्था में मतलब फ्री नहीं है। जैसे हम भी अपने घर में फ्री नहीं है, माँ बाप से जुड़े हुए हैं। ये कहो कि हम अपना पैसा जो है हम चले जाएं अमेरिका में उड़ाएं तो हमारे माँ बाप तो पीट डालेंगे हमको। तो हम क्या है? जुड़े हुए हैं ना, हम फ्री नहीं हैं। तो वैसे ही राइजोबियम जुड़ा हुआ है, किससे? लेग्यूमिनस पौधे से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि यह सहजीवी है। लेकिन एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, ये ऐसे जीवाणु हैं जो किसी पर प्रतिबंधित नहीं हैं। ये सब मुक्त जीवी हैं, जो चाहे वो कर सकती है, मृदा में पाई जाती है मुक्त अवस्था में, फ्री हैं, मुक्त अवस्था, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन फ्री लिविंग होते हैं, कौन सिम्बायोटिक होते हैं? तो सिम्बायोटिक ये हैं, फ्री लिविंग कौन है? एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन की उपयोगिता बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है पौधों के लिए। अगला देखिए, कवक पादपों के साथ सहजीवी बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पढ़ लिया, वैसे कवक भी होते हैं, कुछ ऐसे कवक भी होते हैं जो पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और उन पौधों को पोषक गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में आप पढ़े हैं। माइकोराइजा क्या होता है? कवक और उच्च पौधों की जड़ों में सह संबंध को दर्शाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक नाम दिया गया है किसको? उच्च पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला कवक, वो दोनों के संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा कौन बनाता है? ग्लोमस जीनस के जो कवक होते हैं। तो अब क्वेश्चन आपको फंसा के पूछ सकते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में तो आपको सिर्फ इतना बताया गया है माइकोराइजा के बारे में। थर्ड चैप्टर में माइकोराइजा के बारे में बस इतना बताया गया है कि उच्च पौधों की जड़ों में कवक का सहसंबंध माइकोराइजा कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर दे दिए कि वो कौन सा कवक हो सकता है। तो कवक का एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्लोमस जीनस। तो ग्लोमस जीनस के कुछ ऐसे कवक हैं जो माइकोराइजा बनाते हैं, याद कर लीजिए। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर, अब देखिए माइकोराइजा में पौधों को क्या मिलता है?
राइजोबियम में नाइट्रोजन मिलता है। माइकोराइजाम में क्या मिलता है? तो माइकोराइजाम में फास्फोरस मिलता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। पौधे को क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूल जनित रोगों से भी बचते हैं, जिसमें माइकोराइजा होता है। उस पौधे की जो जड़ है वो रूट बॉर्न पैथोजेंस यानी ऐसे जो रोगजनक हैं जो उसकी जड़ों को संक्रमित कर सकती हैं नहीं कर पाती हैं, यानी उसके प्रति वो प्रतिरोधक हो जाता है पौधा। लवणता से बचता है वो पौधा। ड्रॉट के प्रति सहनशीलता हो जाता है, यानी सूखा, लवणता, इन सभी से वो बच सकता है पौधा। कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करता है। क्लियर बातें? जिस पौधे में उसकी जड़ में कवक पाई जाए उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो उस पौधे को उस कवक से क्या क्या लाभ है? तो कवक के होने से एक तो फास्फोरस मिल रहा है, दूसरा उसकी जड़ पे कोई और आ नहीं सकता, यानी उसका जो जड़ है वो रूट बॉर्न डिजीज से फ्री रहता है। दूसरा, लवणता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, सूखे से वे बचा रहता है, सूखा पड़ भी जाए तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अन्य बैक्टीरिया देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो कि एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। इनमें बहुत सी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वे कौन से एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के? देख लीजिए, एनाबिना, नास्टॉक, ऑसिलेटोरिया। 3 आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अभी मेंशन है, अभी तीनों याद करिए। साइनोबैक्टीरिया, वे साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन से? एजेटोबैक्टर, नास्टॉक और ऑसिलेटोरिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि धान के खेत में मुख्य जैव उर्वरक का नाम बताइए। तो धान की खेत यानी चावल की खेत में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है जो एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक होता है। यह नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की बड़ी संख्या में पैमाने में बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रासायनिक उर्वरकों पर आश्रितता भी कम की जाती है। तो जैव नियंत्रण कारक का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैव नियंत्रण कारक का प्रयोग हम रसायनों के प्रयोग से बचने के लिए करते हैं। जैव उर्वरकों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? खेतों में हानिकारक रसायन के प्रयोग से बचने के लिए करते हैं। बस इतनी बातें आपको जाननी थी। जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक को तो बिल्कुल रट डालिएगा। इस चैप्टर में ज़्यादातर रटने वाला है। जो चीज़ें आपको बताई गई प्रोडक्ट और उससे संबंधित जीव, उसकी बात याद कर लीजिएगा। और आपका जो वाहिद मल संयंत्र है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको बात याद कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप यहाँ से जो आपके जैव उर्वरक, जैव नियंत्रण कारक है उनसे भी पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट डे बताया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कंटेंट रेडी होने में टाइम लग रहा है, इसीलिए हम साथ साथ छोटे छोटे चैप्टर्स को भी लेके चल रहे हैं। तो जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें कंटेंट जब रेडी हो जाएगा तो उसको भी अल्टरनेट डे पे वो भी कराए जाएंगे। तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए, ये भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप पढ़िए अच्छे से। ठीक, अगले दिन आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।